सर जय हिंद। ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, जय हिंद। बहुत बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। थैंक यू सर। जय हिंद राजेश। थैंक यू सर, आपने समय दिया। देवनाथ सर, दो अहम इशू थे जिनके ऊपर बातचीत मैंने आपके साथ करनी थी। पहला तो न्यूमा एयरवेज से जुड़ा हुआ है। एक बड़ी अचीवमेंट भारत की न्यूमा एयरवेज, जिसके बारे में कुछ जानकारियां आई हैं कि अब ये जो फील्ड है वो बनकर तैयार हो चुकी है। 13,700 फीट की ऊंचाई पर है और सुखोई 30 की तैनाती की बातचीत चल रही है। क्या इसकी इंपॉर्टेंस है सर? क्यों ये जरूरी था? ये स्ट्रिप तो 1962 में भी इस्तेमाल की गई थी। C-130, C-17 जैसे ग्लोब मास्टर जैसे विमान यहाँ पर उतरते रहे हैं, अब बाद में भी उतरे हैं 2008, 9, 10 में। लेकिन अब क्या चेंज हम देख रहे हैं यहाँ पर और क्या इंपॉर्टेंस इसकी सर? हाँ राजेश, जहां तक अक्साई चीन की बात है यानी लेह सेक्टर की बात है, इंडियन एयरफोर्स के पास जो मेन बेस वहां है वो तो लेह एयरफील्ड है। जी फुल फ्लैज रनवे है। सब तरह के फाइटर्स वहां लैंड कर सकते हैं, टेक ऑफ कर सकते हैं। इसके अलावा आप देखो तो कारगिल में एयरफील्ड है, थॉयस में एयरफील्ड है। अब न्योमा का नाम हम ले रहे हैं। चुशुल में भी बनाने की कोशिश की जा रही है। सबसे जरूरी बात है कि उस तरफ क्या है। अगर हम देखें तो तिब्बत में भी उस तरफ समझो काशगार है, खोतान है। तो चाइनीज एयरफोर्स की थोड़ी अच्छी डिप्लॉयमेंट है, तो उसको काउंटर करने के लिए कुछ व्यवस्था करनी पड़ेगी। जब गलवान का टेंशन हो गया था तो हमने देखा था कि चीन की एयरफोर्स ने वहां पे अलग अलग तिब्बत में जी अलग अलग 4 या 5 एयरफील्ड में से एक जगह उन्होंने J-20 तैनात किए थे। थोड़े से ही किए थे, महज 4 या 6। तिब्बत में 3-4 जगह पर उन्होंने J-10 तैनात कर दिए थे। जी वो भी थोड़े से ही तैनात किए थे, 4 या 5 जगह पे तैनात थे, लेकिन हर जगह महज 4-4, 8-8 ऐसे। जी किसी भी एयरबेस में उन्होंने पूरा स्क्वाड्रन स्क्वाड्रन बोला तो 18, 16 ऐसा नहीं डिप्लॉय किया था। ओके। अ, तो उससे एयर थ्रेट का जो परसेप्शन है हमारा ये है कि भविष्य में अगर अक्साई चीन में फिर से टेंशन होती है जी या शुगर सेक्टर में भी अगर टेंशन होती है तो चीन जो है वहां पर 3 या 4 एयरफील्ड में, काशगर है, खोतान है, दोनशुन है, ठीक है। शुगात्से है, इन सब जगह पर 3 या 4 जगह पर वो अपने फाइटर्स डिप्लॉय कर सकते हैं। चाहे J-10, J-20 तो उनका स्टेल्थ फाइटर जी विमान है, या दूसरे जहाज भी उनके पास हैं। पाकिस्तान को वो JF-17 दे रहे हैं। तो होता ही है कि इंडियन साइड में हमें भी 3-4 जगह चाहिए जहां हम फाइटर डिप्लॉय कर सकें। रीजन ये है कि अगर हमारा एयर बेस समझो लेह का जो रनवे है वो डैमेज हो जाए, हो ही सकता है चीन की एयरफोर्स आके वहां बॉम्बिंग कर सकती है लेह एयरफील्ड के रनवे पर, या चीन जमीन से जमीन पर मार करने वाली एक मिसाइल का इस्तेमाल करके लेह के रनवे को डैमेज कर सकता है। ऐसे में हमें आसपास कोई दूसरा जगह होना चाहिए जहां से हमारे फाइटर विमान ऑपरेट कर सकें, चाहे थॉयस हो, चाहे कारगिल हो, चाहे न्योमा हो। चुशुल में भी अगले 5-10 साल में बन जाएगा। ओके। हाँ जी राजेश। एक दो पॉइंट जो मैं समझना चाहूंगा आपसे। एक पॉइंट तो ये कि महज एलएसी से 30 किलोमीटर की दूरी पर न्यूमा आर्टिलरी की जो तोफे हैं उनकी रेंज ही आज 45 से 50 किलोमीटर तक पहुंच रही है। कैसे आप इसको देख रहे हैं? और दूसरा, क्योंकि अभी तक हम बातचीत करते थे कि चाइना के जो एयरफील्ड हैं वो बहुत हाइट पे हैं, इतना ज्यादा पेलोड फाइटर जेट नहीं ले जा सकते हैं। तो क्या ये भी उसी श्रेणी में आएगा कि इतना पेलोड जो है आप कोई तैनात कर लीजिए या राफेल तैनात कर लीजिए, वो नहीं ले जा सकेगा? और ये ड्रोन की भी रेंज में होगा। 30 किलोमीटर ड्रोन के लिए को बहुत बड़ी बात नहीं है। ये भी एक चैलेंज होगा सर।
राजेश, इसमें कोई शक नहीं है कि आमतौर पर जब एयरफील्ड बनाए जाते हैं, तो वो बॉर्डर से पीछे 100 किलोमीटर पीछे या 200 किलोमीटर पीछे बनाए जाते हैं। जैसे अगर हम देखें तो जैसे हमारा कोई भी फॉरवर्ड एयरफील्ड ले लो। लेह की बात जी, भूल जाओ, न्योमा की बात भूल जाओ। दूसरे सेक्टर्स में पाकिस्तान के साथ जो हमारे एयरफील्ड्स हैं या नॉर्थ ईस्ट में जो हमारे एयरफील्ड हैं, सब एलएसी से, एलओसी से या इंटरनेशनल बाउंड्री से, बॉर्डर से 100 किलोमीटर, 200 किलोमीटर पीछे है। लेकिन कई जगह ज्योग्राफी ऐसी होती है कि आपको मजबूरन एक एयरफील्ड बॉर्डर के पास बनाना पड़ जाता है, क्योंकि उसके आगे पीछे और कोई जगह है नहीं, टेरेन ही ऐसा है। अगर लेह नहीं है तो हमारे पास ऑप्शंस क्या है? नियरेस्ट श्रीनगर, जी, अवंतीपुर। तो क्या होता है कि अगर हमें इंटरसेप्ट करना हो, जैसे हम ओआरपी बोलते हैं, ऑपरेशनल रेडीनेस प्लेटफॉर्म, रनवे के इस तरफ उस तरफ दो दो फाइटर विमान तैयार रहते हैं। जैसे ही खबर मिलती है दुश्मन का हवाई जहाज आ रहा है, तो तुरंत टेक ऑफ कर जाते हैं 2 मिनट में और दुश्मन के जहाज को इंटरसेप्ट करते हैं। तो अगर आपने ओआरपी श्रीनगर में लगाई हुई है, अवंतीपुर में लगाई है, उधमपुर में लगाई है, या नीचे इस तरफ भी समझ लो, ठीक है, पठानकोट में लगाई है, आदमपुर में लगाई है, अंबाला में लगाई है, वहां से अक्साई चीन पहुंचने में ही 6 मिनट 8 मिनट का समय लग जाता है। तो गिव एंड टेक है। अब न्योमा बॉर्डर के 30 किलोमीटर दूर है, जाहिर बात है वहां हम सुखोई के 18 विमान या 16 विमान तो डिप्लॉय नहीं करेंगे। जी, 12 या 8 विमान भी डिप्लॉय नहीं करेंगे। हमने वहां 2 सुखोई रखने हैं या 4 सुखोई रखने हैं, 2 रनवे के इस तरफ, 2 रनवे के उस तरफ। आर्टिलरी वाली बात आपने अच्छी छेड़ी कि ड्रोन या आर्टिलरी तो 30 किलोमीटर आ ही सकते हैं। देखो, बिल्कुल सर। चीन के पास ऐसी तोपें हैं जो कि 40 किलोमीटर और सुपर चार्जर के साथ 46 किलोमीटर तक फायर कर सकती हैं। लेकिन वो भी तो बॉर्डर पर आके नहीं, एलएसी पर आकर नहीं डिप्लॉय करते ना, उनकी जो गन जी, पोजीशन है, क्योंकि उनको भी रास्ता चाहिए। बिल्कुल सर। चीन की जो ये हैवी, जाहिर बात है ये हैवी तोपें हैं 155 मिलीमीटर कैलिबर की। वजन होता है, चौड़ाई होता है, तो चीन वाले भी उसको उनके भी रास्ते कहाँ तक आते हैं? पहाड़ों के ऊपर हैं, कर्व होते हैं, यू टर्न, शार्प यू बेंड होते हैं। तो वो भी एकदम एलएसी तक नहीं ला सकते। उनकी गन जो पोजीशन है, जो हमने रिकॉग्निशंस करके पता किया है, उनकी गन पोजीशंस भी एलएसी से उस तरफ कहीं पे 10 किलोमीटर, कहीं पे 20 किलोमीटर पीछे है। ठीक है, ड्रोन जाहिर बात है वो भेज सकते हैं, लेकिन देखो ये गिव एंड टेक है। जी राजेश। ठीक है सर, गिव एंड टेक है। एक पॉइंट मेरा और है जिसके ऊपर बड़ी बड़ी कम चर्चा हो रही है, लेकिन बड़ी इंटरेस्टिंग चर्चा। 20 साल बाद भारत ने तजाकिस्तान के अपने आईनी एयरबेस को खाली कर दिया है। इसे कितना बड़ा मास्टर स्ट्रोक हम माने, या कहाँ रणनीतिक चूक भारत से हुई, क्योंकि भारत तो शायद बढ़ाना चाहता था, लेकिन ताजिक गवर्नमेंट ने इनकार कर दिया कि नहीं, हम इस एग्रीमेंट को आगे नहीं बढ़ाना चाहते हैं सर। हाँ राजेश, देखो हम तो बहुत खुश थे। अब पॉलिटिकल डिसीजन है दोनों देशों के बीच में। वहां के जो सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के जितने देश हैं, ये सब पहले तो रशिया के नीचे थे। तो जब ये रशिया से 1992 में टूटे, तो टूटने के बाद ये समझना पड़ेगा कि जैसे रशिया में क्रिश्चियन मूल के लोग ज्यादा थे, जी, सेंट्रल एशियन रिपब्लिक में जितने सीरिया, उज्बेकिस्तान, कजाकिस्तान, ताजिकिस्तान, इन सब देशों में मुस्लिम्स ज्यादा हैं। तो लेकिन शुरुआती दौर में 90 के दशक, 1990, 95 और 2000 के दशक में भी, 2010 2015 तक ये सारे देश जो थे, इनमें इतनी ताकत नहीं थी कि वो अपनी एयरफोर्स को सस्टेन कर सके, आर्मी को सस्टेन कर सके, तो वो इधर उधर से थोड़ा पैसा मिल जाए तो चला लेते। तो शुरुआती दौर में जब भारत ने उनसे ली तो दो तीन चीजें थी। एक तो है कि वहां ये मुस्लिम देश हैं, तो वहां शुरुआती दौर में भारत के विरुद्ध कोई ऑपोजिट हवा नहीं थी, भारत के ओके, खिलाफ कोई हवा नहीं थी। ये 2010 2015 तक की बात है।
अब आस्ते-आस्ते इन देशों में, क्योंकि पाकिस्तान मुस्लिम है, अफ़गानिस्तान मुस्लिम है, आस्ते-आस्ते इन देशों में जो मुस्लिम पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉलिटिशियंस हैं, उनको थोड़ा भारत से असुविधा होने लगी। ठीक है, लेकिन भारत सरकार लगातार दूसरे देशों के साथ बातचीत में है। कोई भी सेंट्रल एशियन रिपब्लिक के 5-6 देश हैं, और नहीं तो जी। अफ़गानिस्तान के साथ भी बात चल रही है कि बगराम एयरफ़ील्ड में हमें एक स्टेजिंग पोस्ट दे दे। ओके। तो अगर है, वेरी गुड, अगर नहीं है, इतना ज़्यादा नुकसान नहीं है, क्योंकि देखो, जब रशिया से हमारे पास कोई फाइटर विमान आता है, तो हमने सोचा था कि रूस से फाइटर विमान यहाँ पर लैंड करेगा, वहाँ से ल टेक ऑफ करके इंडिया में आ जाएगा, लेकिन पाकिस्तान के ऊपर से कैसे फ्लाई करेगा? एक पॉलिटिकल प्रॉब्लम। इस तरह से समझो, इंडिया से अगर हम रूस में कोई फाइटर विमान भेज रहे हैं रिपेयर के लिए, रेक्टिफिकेशन के लिए, अपग्रेड या जी। मॉडिफिकेशन के लिए, हम सोचते थे कि वो इंडिया से टेक ऑफ करेगा, इन रनवे पर लैंड करेगा, फिर वहां से आगे रशिया चला जाएगा। लेकिन पाकिस्तान के ऊपर से ओवरफ्लाइट करने में काफी पॉलिटिकल प्रॉब्लम है। तो हम उम्मीद करते हैं बगराम एयरफील्ड में थोड़ा-सा हमें एक्सेस मिल जाएगा। दोनों देशों में उनके विदेश मंत्री आए थे, संबंध सुधर रहे हैं। दोनों देशों ने एम्बेसीज़, हमने भी काबुल में एम्बेसी खोल दी है, उन्होंने भी दिल्ली में एम्बेसी खोल दी है, कॉन्सुलेट्स खोल रहे हैं बॉम्बे में। तो हो सकता है बगराम एयरफील्ड में हमें थोड़ी जगह मिल जाएगी। अब सवाल उठता है कि स्ट्रैटेजिक क्वेश्चन हमने रखे क्यों हुए हैं? जी। देखो, ये सोचा गया था कि पाकिस्तान के बैकयार्ड में, यानी पाकिस्तान के साथ अगर हमारी टेंशन होती है, तो पाकिस्तान का मुँह तो हमारी तरफ होगा, पाकिस्तान की छाती हमारी तरफ होगा। तो पाकिस्तान के पिछवाड़े में, उनके पीठ के पीछे हमारे पास एक एयरफील्ड रहेगा, जहाँ से हम शायद कुछ कर सकते हैं। लेकिन देखो, ओवर ए पीरियड ऑफ टाइम ये देखा गया कि इन देशों ने अ, हमें एयरफील्ड में फाइटर रखने की परमिशन तो दे दी, लेकिन क्या वो हमें वहाँ बॉम्ब्स, रॉकेट्स और मिसाइल्स स्टॉक पाइलिंग की इजाज़त देंगे? ठीक। बहुत बड़ा फ़र्क। कल प्रश्न है। हमें अफ़गानिस्तान बगराम में हमारे फाइटर विमान को रखने के बोल देगा, अफ़गानिस्तान ठीक है, 2 या 4 सुखोई 30 वहाँ रख लो। लेकिन क्या अफ़गानिस्तान, तालिबान सरकार काबुल में जो है, वो हमें वहाँ पर बॉम्ब्स एंड रॉकेट्स का जमावड़ा ज़मीन पर स्टॉक पाइलिंग करने देगी? अगर हम वहाँ 4 सुखोई रख देते हैं, तो ज़ाहिर बात है हम चाहेंगे कि वहाँ पे 40 या 400 बॉम्ब रख दें, और वहाँ पे 400 या 800 रॉकेट्स रख दें। क्या वो पॉलिटिकली हमें इसका इजाज़त देंगे? तो महज़ एक वहाँ पर रनवे है, हमारे साथ है, उस वहाँ में हमने 2 या 4 जहाज़ रख दिए। उससे मिलिट्री तौर पर पाकिस्तान के पीछे, पीठ पीछे कार्रवाई करने की ज़्यादा स्कोप नहीं है। ओके, लेकिन एक प्रेशर है, मेंटली प्रेशर था पाकिस्तान के ऊपर कि भाई अन्नी में ये है, तजाकिस्तान में, तो यहाँ से एक अटैक आ सकता है, तो आपको विजिलेंस रहना पड़ता था। वैसा ही बगराम में भी अगर आपको एयरबेस मिल जाता है, वहां पे अगर आपको तैनाती करते हैं, तो एक टेंशन तो रहेगी कि इंडिया यहाँ पर भी मौजूद है, तो यहाँ से भी ग्रुप कैप्टन देवनाथ सर के चेले जो हैं, वो फाइटर जेट लेके आ सकते हैं। लेकिन ये रणनीतिक चूक है, बड़ी चूक है, इसको हल्के में नहीं लिया जा सकता, लेकिन उम्मीद है कि बगराम से इसकी जो है भरपाई की जा सकेगी। शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया ग्रुप कैप्टन यूके देवनाथ सर, आप आए, दोनों मुद्दों पे बात रखी। थैंक यू सर, जय हिंद, टेक केयर सर, थैंक यू सर, जय हिंद राजेश। थैंक यू सर।